हेलो दोस्तों, इमर्सन क्लासेज में आप सभी का स्वागत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खान सर के द्वारा तैयार किया गया है डेली जीके जीएस का टेस्ट और आज हम लोग टेस्ट नंबर 3 का डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक का आपको क्वेश्चन थोड़ा बड़ा दिखेगा, डरावना दिखेगा, तो उससे डर कर वीडियो को स्किप नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद आपको क्वेश्चन थोड़ा इजी, कुछ मॉडरेट, सभी तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग वीडियो का स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों ग्रुप में शेयर जरूर कर दें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेट। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे, 1 से लेकर 9 तक को हम लोग लास्ट में देखेंगे। तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन शहर बांधों के श्रृंखला बनाकर और जुड़े हुए जलाशयों में पानी को प्रवाहित करके जल संचयन और प्रबंधन की अपने विस्तृत प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। तो यह जो प्रसिद्ध है यह धौलावीरा प्रसिद्ध है। धौलावीरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। और धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। कच्छ जिले में स्थित है। अगर बात करें कि कालीबंगा का, तो यह राजस्थान में घगर नदी के किनारे स्थित है। घगर नदी के किनारे स्थित है। राखीगढ़ी हरियाणा राज्य में है। राखीगढ़ी हरियाणा में है। और रोपड़ पंजाब के सतलज नदी पे है। पंजाब के सतलज नदी पर स्थित है। तो आगे देखते हैं 11 नंबर, आंध्र प्रदेश के मदनपल्ले के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन है जो सही है। तो आइए हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। पिंगली व कया ने यहीं पर तिरंगा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था, बिल्कुल गलत है। पटावी सीतारामैया ने यहीं से आंध्र क्षेत्र के भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत किया था, तो यह भी गलत है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान का बंगाली से अंग्रेजी में अनुवाद यही किया था, तो ये बिल्कुल सही है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान को बंगाली से अंग्रेजी में अनुवाद आंध्र प्रदेश के मदन पिल्ले में ही किया था और यह 1919 ईस्वी में किया गया था। तो इसका 11 का 3 नंबर सही हो जाएगा। आगे देखिए 12 नंबर, प्राचीन भारत के विद्वानों साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाणिनि का संबंध पुष्यमित्र शुंग से है, तो नहीं, बिल्कुल गलत है। पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। पतंजलि का संबंध पुष्यमित्र शुंग से था। आगे है कि अमर सिंह का संबंध हर्षवर्धन से, तो बिल्कुल गलत है। अमर सिंह का संबंध हर्षवर्धन से नहीं था, तो यह भी गलत है। अमर सिंह का संबंध गुप्त काल से था। कालिदास का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से, तो बिल्कुल सही है। कालिदास का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से था, तो इसमें केवल 3 नंबर सही हो जाएगा। तो 12 का 3 नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस उभरा हुआ मूर्तिकला शिलालेख में अशोक के पत्थर चित्र के साथ, यहाँ पर रानियों हो जाएगा, सर नहीं है, रानियों अशोक है, यानी राजा अशोक का उल्लेख किया गया है। यानी इसमें कहा गया कि किस स्थान से अशोक का मूर्ति मिला, यानी पत्थर पे उसके उभरे हुए अशोक का मूर्ति मिला है। तो यह जो है कंगनहल्ली से प्राप्त हुआ, कंगनहल्ली से प्राप्त हुआ। और यह जो क्षेत्र यह कर्नाटक में है, कर्नाटक में है। सोहगौरा के संबंध में यह जानते हैं कि सोहगौरा जो है यहाँ से ताम्र अभिलेख प्राप्त हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित ताम्र अभिलेख सहगौरा से ही प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है। इन चारों ऑप्शन में सहगौर जो है यह हड़प्पा स्थल नहीं है। आपको हम पहले ही क्वेश्चन बता चुके हैं कि सहगौर से चंद्रगुप्त मौर्य का ताम्र अभिलेख की जानकारी प्राप्त होता है। भारतीय संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख भाग 4 का अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। तो वही ऑप्शन को देखते हैं। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है, तो बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय शांति का बढ़ावा देना, इसका उल्लेख अनुच्छेद 51 में किया गया है। इसको न्यायालय के माध्यम से लागू करवाने की व्यवस्था नहीं किया गया, बिल्कुल सही है। तो आपका 2 नंबर भी सही हो जाएगा कि नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय के माध्यम से हम लागू नहीं करवा सकते हैं। यह सिद्धांत देश के शासन में मूलभूत है। तो इसमें से तीनों कथन है जो सही है। 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए, 2 और 3 सभी। आगे देखिए 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान की प्रस्तावना का तत्व है। तो आइए देखते हैं। संविधान के अधिकार का स्रोत, बिल्कुल सही है। हमारे प्रस्तावना में संविधान के अधिकार का स्रोत भी जिक्र किया गया है। भारतीय राज्य की प्रकृति, इसका भी जिक्र है। संविधान का उद्देश्य, इसका भी है। इसमें न्याय और स्वतंत्रता की उद्देश्य की बात कहा गया है। संविधान लागू होने का तिथि, तो बिल्कुल सही है। प्रस्तावना में संविधान के लागू होने का तिथि का भी जिक्र किया गया है, जो तिथि है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारा संविधान लागू किया गया था। तो इसका भी आपका 16 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी उत्तर सही है। आगे देखिए 17 नंबर, भारत के उच्चतम न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो 3 नंबर हो जाएगा। और अभी वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 + 1 है। 33 न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश है। संसद के 2 सत्रों के मध्य किसी भी स्थिति में अधिकतम कितनी अवधि का अंतराल नहीं होना चाहिए। तो संसद के 2 सत्रों के बीच
कितनी अवधि से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। आगे देखिए 19 नंबर, निम्नलिखित में किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक होता है? तो संयुक्त बैठक का उल्लेख अनुच्छेद 108 में किया गया है। अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक या संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख किया गया है और संयुक्त बैठक जो है यह राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। तो संयुक्त बैठक यह किस लिए बुलाया जाता है? तो यह जो है संयुक्त बैठक साधारण विधेयक और वित्त विधेयक के लिए बुलाया जाता है। साधारण विधेयक और वित्त विधेयक के लिए बुलाया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सामान्य विधेयक। निम्नलिखित में कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, यानी अनवीकरणीय ऊर्जा कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीवाश्मों से प्राप्त ऊर्जा यानी कोयला और पेट्रोलियम, ये सभी अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो 3 नंबर इसका सही उत्तर है। यदि हम धोवन सोडा की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं और इसमें लगभग 1 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं तो हम क्या देखेंगे? धोवन सोडा का रासायनिक फार्मूला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट इंटू 10H2O। 10H2O इसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। तो इसको मिलाने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस तेज बदबूदाहट के साथ बाहर निकलेगा। तो 3 नंबर सही हो जाएगा। आगे देखिए 22 नंबर, भार का एसआई इकाई क्या होता है? तो भार का एसआई इकाई हो जाएगा न्यूटन। न्यूटन इसका सही उत्तर है, सही उत्तर है। और न्यूटन बल का एसआई मात्रक भी न्यूटन होता है। अगर पूछे कि बल का सीजीएस मात्रक क्या होगा, तो बल का सीजीएस मात्रक डाइन हो जाएगा। द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा केजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बन के किस अपरूप में कार्बन परमाणुओं के फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया गया है? तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बन 60। कार्बन 60 जो परमाणु है इसे फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया गया है। और कार्बन 60 को बंकमीटर, फ्लोरीन और या वॉलीबॉल भी कहा जाता है। आगे देखिए 24 नंबर, फंक ने किसका आविष्कार किया था? विटामिन का आविष्कार फंक के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विटामिन। अधातुओं में कौन सी चमकदार होता है? तो अधातुओं में जो है चमकदार आयोडीन होता है। तो 1 नंबर बिल्कुल सही है, आयोडीन। अगर यही पूछता कि विद्युत का सबसे अधिक ऋणात्मक तत्व कौन है, तब होता फ्लोरीन। फ्लोरीन विद्युत का सबसे अधिक ऋणात्मक तत्व है। प्रकाश सबसे अधिक गति किसमें करता है? प्रकाश का सबसे अधिक तेज गति किसमें होता है? तो निर्वात हो जाएगा। निर्वात में प्रकाश का चाल सबसे अधिक होता है, 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। पानी में प्रकाश का चाल 2.25 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होगा। कांच में प्रकाश की चाल हो जाएगा 2 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन ध्वनि और प्रकाश तरंग के बारे में सही है? तो आइए ऑप्शन को देखते हैं। ध्वनि तरंग अनुप्रस्थ तरंग होता है, तो बिल्कुल गलत है। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग होता है, अनुदैर्घ्य तरंग होता है। लेकिन प्रकाश तरंग अनुदैर्घ्य, बिल्कुल गलत है। प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ होता है और ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य होता है। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग है और लेकिन प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। तो 2 नंबर सही हो जाएगा। आगे देखिए 28 नंबर, मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके एक शुक्राणु उसके या उसकी किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो एक शुक्राणु उसके माता के द्वारा प्राप्त होता है। माता के द्वारा एक शुक्राणु प्राप्त होता है। अगर यही पूछता कि बच्चों का लिंग निर्धारण किसके क्रोमोसोम पे होता है या शुक्राणु पे होता है, तो सही हो जाएगा पिता। पिता के शुक्राणु से ही बच्चों का लिंग निर्धारण होता है। आगे देखिए 29 नंबर, कंप्यूटर शब्दावली में निब्बल का अर्थ क्या होता है? तो निब्बल मतलब हो जाता है आधा बाइट। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मेगाबाइट जिसे मेगाबाइट, टेराबाइट, किलोबाइट और गीगाबाइट, इसे आरोही क्रम में सजाना यानी घटते से बढ़ते क्रम में करना है। तो सबसे पहले आ जाएगा किलोबाइट, केबी, उसके बाद एमबी मेगाबाइट, फिर जीबी गीगाबाइट, फिर टीबी टेराबाइट। तो 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखिए 31 नंबर, पर्णवृत्त किसका अंग है? तो पर्णवृत्त एक पेड़ का अंग है, पेड़ का अंग है। आगे देखिए 32 नंबर, चावल के खेतों में मिट्टी की उर्वरकता को किसके द्वारा बेहतर किया जा सकता है? तो चावल के खेत में मिट्टी की उर्वरकता को नीले हरे शैवाल के द्वारा बेहतर किया जा सकता है। तो 2 नंबर सही हो जाएगा। आगे देखिए 33 नंबर, डॉक्टर सलीम मोइजुद्दीन अब्दुल अली का संबंध किससे है या यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह पक्षी विज्ञान के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे नाम बढ़ा दिया गया तो कंफ्यूजन हो सकता है। यह फेमस नाम है सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली का संबंध पक्षी विज्ञान से है। आगे देखिए 34 नंबर, सल्फर और क्लोरीन जैसी अधातुएं आवर्त सारणी में कहाँ पाया जाता है? तो यह आवर्त सारणी में दाईं ओर पाया जाता है, दाईं ओर पाया जाता है। और सल्फर का परमाणु संख्या हो जाएगा 16 और क्लोरीन का परमाणु संख्या हो जाएगा 17। निम्नलिखित में क्या गरीब देशों की मदद करता है? तो गरीब देशों को मदद करने वाली संस्था का नाम हो जाएगा आईडीए और इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी
इसका फुल फॉर्म। और यह जो है शून्य ब्याज दर पर गरीब देशों को ऋण देता है, शून्य ब्याज दर पर ऋण देता है, इसे सुलभ खिड़की भी कहा जाता है। आगे देखिए 36 नंबर, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना हेरॉड डोवर मॉडल पर आधारित है? तो भारत का पहला पंचवर्षीय योजना यह हेरॉड डोवर मॉडल पर आधारित है। और पहली पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक प्राथमिकता कृषि को दिया गया था, कृषि को प्राथमिकता दिया गया था पहली पंचवर्षीय योजना में। और पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान ही सामुदायिक विकास कार्यक्रम का स्थापना किया गया था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना 1952 ईस्वी में किया गया था। आगे देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल 61 से लेकर 66 तक है, और यह जो है जॉन सैंडी एवं सुखमय चक्रवर्ती के मॉडल पर आधारित है, और इसे गॉडगिल भी कहा जाता है, गॉडगिल योजना भी कहा जाता है। चौथी पंचवर्षीय योजना गॉडगिल मॉडल पर आधारित है, गॉडगिल मॉडल पर आधारित है। अगर बात करें कि पांचवी पंचवर्षीय योजना, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही 20 सूत्रीय कार्यक्रम का स्थापना किया गया था, 20 सूत्रीय कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था, और यह 1975 में स्टार्ट किया गया था। आगे देखिए 37 नंबर, दोहरी अर्थव्यवस्था का क्या लक्षण होता है? तो दोहरी अर्थव्यवस्था का जो लक्षण हुआ है कृषि और उद्योग का अस्तित्व, बिल्कुल सही है। निर्वाह खेती के साथ वाणिज्य कृषि का अस्तित्व, तो यह भी सही है। निर्वाह खेती और पारंपरिक हस्तशिल्प के साथ आधुनिक उद्योग और वाणिज्य कृषि, तो यह सभी आंसर सही है। आगे देखिए 38 नंबर, इसमें कहा गया कि एसएस मराठे समिति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध हो जाएगा शहरी सहकारी बैंक से, शहरी सहकारी बैंक से, और इस समिति का गठन 1983 ईस्वी में किया गया था। भारतीय रेल द्वारा चलाई गई कम किराए की पहला वातानुकूलित रेलगाड़ी गरीब रथ किन शहरों के बीच चलाया गया है? गरीब रथ को सहरसा से अमृतसर के बीच में चलाया गया था, और यह 2006 ईस्वी में चलाया गया, 2006 में चलाया गया है, सहरसा से अमृतसर के बीच में। आगे देखिए 40 नंबर है, भारत में संगठित मनी मार्केट का सबसे सक्रिय साधन निम्नलिखित में कौन है? तो इसका सबसे सक्रिय साधन है ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल इसका सबसे सक्रिय साधन है। और मनी मार्केट है जो यह 1 वर्ष से कम अवधि के लिए होता है, 1 वर्ष से कम अवधि के लिए होता है। आगे देखिए 41 नंबर, वियतनाम के प्रधानमंत्री ने भारत की राजकीय यात्रा की है, और इस संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन है जो सही है? तो पहला कथन को देखते हैं कि 2024-25 की अवधि के दौरान व्यापक राजनीतिक साझेदारी के कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना को अपनाया गया, तो बिल्कुल गलत है। 2024-25 की योजना नहीं, यह 2024 से लेकर 2028 की अवधि तक किया गया है। रक्षा खरीद के लिए भारत द्वारा 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सुविधा देने पर समझौता किया गया है, तो 2 नंबर इसका सही है, केवल 2 सही है, 1 गलत है। आगे देखिए 42 नंबर, राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का कौन सा संस्करण का आयोजन 30 से लेकर 31 जुलाई को हाल ही में संपन्न हुआ है? तो इसका चौथा संस्करण का आयोजन किया गया, और यह आयोजन मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया है। आगे देखिए 43 नंबर, जुलाई तक वित्त वर्ष 2024-25 के लिए रिकॉर्ड कितने आयकर रिटर्न दाखिल किया गया है? तो 2024-25 के लिए अब तक 7.28 करोड़ आरटीआई दाखिल किया गया है। सरकार ने विमान रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल एमआरओ में स्वचालित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का अनुमति कितना परसेंट है, यानी एफडीआई की अनुमति कितना परसेंट है? तो विदेशी निवेश को अब बढ़ाकर 100% कर दिया गया, 100% कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि अर्थव्यवस्था के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया, और नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया है, भारत मंडपम में किया गया है, और इसका आयोजन भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। आगे देखिए 46 नंबर में कहा गया है कि एल्युमिनियम उत्पादन में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? तो एल्युमिनियम उत्पादन में भारत का स्थान हो जाएगा दूसरा, और पहले स्थान पे है चीन, पहले स्थान पे चीन है, भारत है दूसरे स्थान पे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट मिडिल इनकम ट्रैप रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो यह विश्व बैंक के द्वारा प्रकाशित किया गया है, विश्व बैंक के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया, और मिडिल इनकम ट्रैप हो जाएगा मध्य वर्गीय। चलिए आगे देखते हैं 48 नंबर, विश्व व्यापार सांख्यिकी समीक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में वैश्विक कृषि निर्यात में 8वें स्थान पे है, यह पहला कथन है आपका कि भारत में वैश्विक कृषि निर्यात में पहले स्थान पे, तो बिल्कुल सही है, यह दूसरा और यह तीसरा कथन है। भारत माल निर्यात में 18वें स्थान पे है, तो बिल्कुल सही है। भारत सेवा निर्यात में 7वें स्थान पे है, तो यह तीनों कथन है जो सही है, तो 48 का सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी कथन सही है। आगे देखिए 49 नंबर, केंद्रीय कैबिनेट ने 50,655 करोड़ की लागत से कुल 936 किलोमीटर की कितनी राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर को मंजूरी प्रदान किया है? तो 8 राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर को मंजूरी दे दिया गया है केंद्रीय
केंद्र सरकार के द्वारा, तो 1 नंबर सही हो जाएगा। आगे देखिए 50 नंबर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सरोगेट विज्ञापन को रोकने के लिए किस खेल से संबंधित खिलाड़ियों को निर्देश जारी किया है? तो यहाँ पे देखिए सरोगेट विज्ञापन का मतलब होता है अप्रत्यक्ष विज्ञापन, अप्रत्यक्ष विज्ञापन। तो यह जो निर्देश जारी किया गया है यह क्रिकेट के खिलाड़ियों के लिए निर्देश जारी किया गया है। तो 50 का 2 नंबर सही हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग पहला प्रश्न को देखते हैं। हम इसे लास्ट में इसलिए किए हैं कि ये थोड़ा 1 से लेकर 12 तक क्वेश्चन जो है, 10 या 12 तक थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, तो लोग डर के इसे स्किप कर देते हैं। ठीक है, लोग सोचते हैं कि बड़ा है तो हार्ड है। तो चलिए हम लोग पहला देखते हैं कि दिसंबर 2021 में प्रक्षेपित किए गए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के निम्नलिखित में कौन सा कथन है जो सही है? तो पहला कथन है कि यह पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर सूर्य की परिक्रमा के लिए सूर्य की परिक्रमा करता है। तो इसका पहला कथन है जो सही है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है यह पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन या फिर 15 लाख किलोमीटर दूर सूर्य की परिक्रमा करेगा। तो पहला कथन इसका सही हो जाएगा। अंटार्कटिका महाद्वीप के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन है जो सही है? तो अन्य सभी महाद्वीप की तुलना में इसकी सबसे अधिक ऊंचाई है। तो बिल्कुल सही है। सभी महाद्वीप की तुलना में अंटार्कटिका महाद्वीप की औसत ऊंचाई सबसे अधिक है। माउंट विंसन, यहाँ पे विंसन हो जाएगा, विंसन इस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। तो बिल्कुल सही है और इसकी ऊंचाई 4892 मीटर है, 4892 मीटर है। तो इसमें से दोनों कथन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं 3 नंबर अब देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जैव मंडल रिजर्व भारत के 3 राज्यों में फैला हुआ है? वही ऑप्शन को देखते हैं कि नीलगिरी क्षेत्र जो है यह 3 राज्यों में है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भारत के तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल राज्य में है। अगर बात करें कि अचान कमार अमरकंटक वंशीय अभ्यारण्य, तो यह भारत के 2 राज्यों में है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। शेषाचलम जो है यह शेषाचलम यह आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है। अगर आप पुष्पा मूवी देखे होंगे तो उसमें शेषाचलम जंगलों का जिक्र किया गया है, तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगस्त मलाई वन्यजीव अभ्यारण्य यह केरल और तमिलनाडु में है, केरल और तमिलनाडु राज्य में है, तमिलनाडु राज्य में है। चलिए आगे देखते हैं 4 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है यानी गलत है? रामनगर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो रामनगर वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तराखंड में नहीं बल्कि यह जम्मू कश्मीर में है। तो आपका ऑप्शन ए ही गलत था, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चक्रीय शिला वन्यजीव अभ्यारण्य असम में है, चक्रशिला वन्यजीव अभ्यारण्य असम में है। नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा में है। केन वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आगे देखिए 5 नंबर। लक्षद्वीप पे नारियल उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन है जो सही है? तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं कि भारत में प्रति हेक्टेयर उत्पादन में सबसे अधिक है। तो देखिए इस क्वेश्चन का थोड़ा एक बार आप लोग भी देख लीजिएगा। ठीक है, हमें भी डाउट है। अगर यहाँ पूछता कि अगर भारत में सबसे अधिक प्रति हेक्टेयर के उत्पादन में कौन सा राज्य है, तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सबसे अधिक उत्पादन करता है हेक्टेयर के क्षेत्र में। लेकिन अगर द्वीप की बात कीजिएगा तो द्वीप पे लक्षद्वीप सही हो जाएगा। गिरी नट में तेल की मात्रा विश्व में सबसे अधिक है, तो इसमें से आपका दोनों कथन सही हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग भी देख लीजिएगा। चलिए आगे 6 नंबर। रोधिका बैरियर द्वीप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है? ये रेत के द्वीपों की छोटी श्रृंखला होता है जो तट से दूर अपतटीय क्षेत्र में बनता है। तो बिल्कुल सही है। लेगून या उथले कच्छ रोधिका जिसे बैरियर कहा जाता है द्वीप को मुख्य भूमि से पृथक करता है। तो यह भी कथन सही है। ऐसे स्थान बस्तियों के लिए खतरनाक होता है क्योंकि ये झंझावट और हरिकेन द्वारा आसानी से बह जाता है। तो इसमें से तीनों कथन सही हो जाएगा। आगे देखिए 7 नंबर। ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो यह जलवायु परिवर्तन की चुनौती पर अनुक्रिया किया गया, बिल्कुल सही है। यह बंजर भूमि और नदी जल ग्रहण क्षेत्र में वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करेगा, तो यह भी कथन सही हो जाएगा। यह ग्रामीण निर्धनों द्वारा उपयोग किए जाने वाले केरोसिन तेल को सौर ऊर्जा से प्रतिस्थापित करने की भारत सरकार का एक स्कीम है, बिल्कुल सही है। इसके तहत भारत सरकार कार्बन के उत्पाद को कम करना चाहता है। तो 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तीनों इसका सही है। आगे देखिए 8 नंबर। हाल ही में भारत सरकार ने लिथियम की खोज और खनन परियोजना के लिए निम्नलिखित में किस देश के साथ साझेदारी किया? तो यह जो करार है यह अर्जेंटीना के साथ किया गया। अर्जेंटीना के साथ लिथियम की खोज और खनन परियोजना के लिए साझेदारी किया गया है। अगला प्रश्न है, प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वही कथन को देखते हैं कि संगम कविताओं में भौतिक संस्कृति का कोई भी संदर्भ नहीं है। तो बिल्कुल गलत है। इसका संदर्भ था क्योंकि संगम साहित्य के दौरान ही एक पुस्तक लिखा गया, किताब लिखा गया जिसका नाम है शिल्पाधिकारम, और इसमें कोवलन और कनगी की कहानी के बारे में जिक्र किया गया है। तो इसमें भौतिकी संस्कृति का भी जिक्र किया गया है। वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कविताओं को ज्ञात करता है, तो यह सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही है। संगम कविताओं में योद्धा नैतिक का कोई संदर्भ नहीं, तो बिल्कुल गलत है। इसमें संदर्भ था क्योंकि
योद्धाओं को उस समय नायक कहा जाता था। संगम साहित्य में जादुई शक्तियों को तर्कहीन बताया गया, नहीं जिसमें तर्कहीन नहीं बताया गया, इसमें जादुई शक्तियों को बताया गया है। वो 9 का 2 नंबर सही हो जाएगा। और संगम साहित्य के अंतर्गत चोल, चेर और पांड्य राज आता है, पांड्य राज्य आता है। तो चलिए हमारा यहाँ पर सेट नंबर 3 समाप्त होता है। तो आप लोग का वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और ग्रुप में शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।